हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम हिंदी का क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके सभी एग्जामों में, लगभग सभी एग्जामों में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनमें ये उपयोगी है। तो यहाँ पे ये टेट, पेट और टीजीटी, पीजीटी, नेट, इन सब एग्ज़ामों के लिए, जीआईसी, सुपर टेट, इन सब में जिसमें भी हिंदी पूछी जा रही है उन सब में यह प्रश्न बहुत उपयोगी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी परीक्षा में पूछा जाता है तो ये हर क्वेश्चन के नीचे उस परीक्षा का नाम और सन दिया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे हम 51 नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके पहले का क्वेश्चन आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप हमारे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी बोली नहीं आती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है छत्तीसगढ़ी, दूसरा है कौरवी, तीसरा है बुंदेली और चौथा है ब्रज। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है 3, 5, 4, 2। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बघेली यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौर श्रेणी अपभ्रंश से। क्या हो गया, सौर श्रेणी अपभ्रंश से यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है। तो 4 ऑप्शन है, पैसाची, ब्राचड़, मगही और सौर श्रेणी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्राचड़। नेक्स्ट है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका सही आंसर, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। यहाँ पे सही आंसर है आपका पश्चिमी हिंदी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो यहाँ पे मगही पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्राचड़, अर्धमागधी, खस और मगधी। तो यहाँ सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सामी, हामी, भारोपीय, काकेसी या पापुई। तो इसमें क्या होगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौर श्रेणी अपभ्रंश से, ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश से। क्या हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी हिंदी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे आपको इसके एग्ज़ाम यूपी टीजीटी हिंदी परीक्षा 2009 यहाँ पे सन दिया हुआ है और यहाँ पे परीक्षा दिया गया है, किस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आपको सभी क्वेश्चन के नीचे उस परीक्षा के नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है।
तो यहाँ 4 ऑप्शन है, पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागर अपभ्रंश और मागधी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से आप पढ़िएगा। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ये पीजीटी परीक्षा यूपी टीजीटी हिंदी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो यहाँ पे राइट आंसर है मराठी, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है तो कितनी है। 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे सही आंसर है 11। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। यहाँ सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, धारा 343 फर्स्ट के तहत, धारा 343 सेकेंड, धारा 343 फर्स्ट, 333 फर्स्ट और धारा 334 फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धारा 343 फर्स्ट के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद, यहाँ 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ऑप्शन है, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, कीलाक्षर से, हेरिग्लिफिक से। तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हेरिग्लिफिक से। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पे ऑप्शन अलग है, खरोष्ठी से, फारसी से, मराठी से, ब्राह्मी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मी से। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना और सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत का होना। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। दूसरा है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। तीसरा है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। और चौथा है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है।
वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। तो इसमें चारों में से क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका अक्षरात्मक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, दूसरा है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरि ने और तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी डी जत्ती ने। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, आचार्य नरेंद्र देव जी थे। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी जी ने, काका कालेलकर ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने या विनोबा भावे जी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, सुनीति कुमार चटर्जी जी। नेक्स्ट है, पंजाबी की लिपि है। तो पंजाबी की लिपि कौन सी है? 4 ऑप्शन है, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी और रोमन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? बोली है कि भाषा कि मानक भाषा कि सहजता। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है सोपान नहीं है, तो यहाँ पे सहजता यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का कार्य किया है? उन ध्वनियों को छोड़कर अन्य ध्वनियों की पहचान करें। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आपका क, ख, ग, ज और फ और ऑप्शन नंबर डी है ब। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब। इन 5 में लगा हुआ है, देखिए ये नीचे जो एक बिंदी लगी हुई है, इसी को राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इन्हीं को अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्ह के नीचे नुक्ता लगाने, ये नुक्ता लगाने को इन्हीं को नुक्ता लगाना कहते हैं। ये क, ख और ज, ग और फ के नीचे ये अक्षर लगा रहता है। नेक्स्ट देखिए, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फांट का क्या नाम है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 4 ऑप्शन है, तिलक फांट, देवनागरी फांट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तिलक फांट। नेक्स्ट देखते हैं, श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 4 ऑप्शन है, अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनुस्वार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो यहाँ पे 1966 ईस्वी, 1962 ईस्वी की 1963 ईस्वी में कि 1965 ईस्वी में? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सन दिया हुआ है 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1970 में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1967 ईस्वी में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो 4 ऑप्शन है, बी जी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जी बी पंत और बी सुब्बोरायन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बी जी खेर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो यहाँ पे 22 भाषा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो यहाँ पे सही आंसर है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही, नागपुर, मॉरिशस, लंदन, भोपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भोपाल सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
और इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसका PDF ले